अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम दो टोक। मैं हूं किरण नाज। प्रोग्राम के आगाज़ में आज मैच की बात करना चाहती थी, लेकिन जो हाल हुआ है उसके बाद बात ना ही की जाए तो बेहतर है। कराची में एक और खौफनाक और लर्ज़ाखेज़ जो कत्ल हुआ है उसकी जो तफसीलात सामने आई हैं बहुत दर्दनाक है, छनाक है। 6 जनवरी को लापता हुआ था नौजवान मुस्तफ़ा आमिर, जिसके कत्ल की अब तस्दीक हुई है। 6 जनवरी के बाद अब तस्दीक हो रही है इस कत्ल की। DIG CIA हैं मुक़द्दस हैदर, इनके मुताबिक जो मकतूल मुस्तफ़ा आमिर है इसके लापता होने के सिर्फ चंद रोज़ बाद ही गिरफ्तार मुल्ज़िमान अरमगान और शिराज ने कत्ल किया। शवाहिद मिटाने के लिए लाश को बलूचिस्तान हब लेकर गए और गाड़ी समेत नजर आतिश कर दिया, आग लगा दी ताकि सबूतों को मिटाया जा सके और उसके बाद लाश को लावारिस करार देकर उसकी तदफीन भी कर दी गई। मुस्तफ़ा आमिर जिस दिन मिसिंग हुए, रात को वो अरकमान के घर पे आए थे। वहाँ पे एक लड़ाई झगड़े के बाद, फायरिंग के बाद उनको कत्ल किया गया। हब के पास एक पुलिस स्टेशन दोराजी है, उसके पास गाड़ी समेत इसको वहाँ डिस्पोज ऑफ किया गया। बलूचिस्तान पुलिस ने AD के हवाले किया, जिसने इसको सब्सिक्वेंटली बाद में एक जगह पे दफना दिया एज लावारिस लाश समझ के। ये 23 साला मुस्तफ़ा आमिर है जो कि 6 जनवरी को लापता हुआ था कराची से, जिसकी गुमशुदगी का मुकदमा 7 जनवरी को मकामी थाने में दर्ज किया गया। 10 जनवरी को मकतूल के वालिदैन को गैर मुल्की नंबर से तावान के लिए फ़ोन कॉल्स आना शुरू हो गई। वालिदैन इसी दौरान फिर पुलिस के पास चक्कर पे चक्कर लगाते रहे, लेकिन पुलिस ने उस वक्त किसी भी किस्म का कोई ताउन नहीं किया वालिदैन के साथ। वालिदैन ने फिर अपने लख्ते जिगर की तलाश के लिए और क्या करते, खुद ही हाथ पांव मारना शुरू किया, अपने तई तफ्तीश की कोशिश की, मोबाइल फ़ोन लोकेशन को ट्रेस करने की कोशिश की, चैट्स जो मौजूद थी, वॉइस नोट्स जो मौजूद थे उसके ज़रिए कोशिश की किसी तरह से उनके लख्ते जिगर के बारे में कुछ पता चल सके और फिर ये सारी चैट्स और सारी तफसीलात जो हैं वो पुलिस को फराहम की। वालिदैन के मुताबिक इन शवाहिद के बावजूद पुलिस ने किसी किस्म की कोई कार्रवाई और कोई ताउन नहीं किया। फिर AVCC को ट्रांसफ़र हुआ। इसके बाद 8 फरवरी को AVCC पुलिस ने CPLC के टीम के हमरा एक मुश्तरका पुलिस ऑपरेशन किया, डिफेंस के बंगले पर छापा मारा और वहाँ पर जो मुल्जिम था अरमगान, उसने पुलिस को देखा और फिर उसके बाद फ़ौरन फायरिंग शुरू कर दी। इसके नतीजे में जो DSP एहसन जुल्फ़िकार हैं उन समेत 2 एहलकार ज़ख्मी भी हुए। पुलिस ने कई घंटों की कोशिश की और उसके बाद मुल्जिम अरमगान को गिरफ्तार कर लिया और उसके घर से, सुनते रहिएगा ज़रा, भारी तादाद में असलहा मिला, जदीद असलहा था, मुनशियात बरामद की गई थी। अब ये तो थी पुलिस की कार्रवाई कि पुलिस किस तरह का ताउन वालिदैन के साथ करती रही, लेकिन अब ज़रा अदालत के हवाले से भी सुनिए जो डिटेल्स हमारे पास आई हैं। भारी तादाद में असलहा बरामद हुआ था इस शख्स के पास से, अब इसके पास मंशियात भी मौजूद थी, लेकिन अदालत ने ऐसे मुल्जिम को मज़ीद तफ्तीश के लिए जिस्मानी रिमांड पर देने के बजाय जुडिशल रिमांड पर जेल भेज दिया। पुलिस ने 1 रोज़ बाद फिर दोबारा अदालत से रुजू किया और फिर जिस्मानी रिमांड देने की सदा की, लेकिन अदालत ने इस दरख्वास्त को भी मुस्तरद कर दिया और केस की तफ्तीश के लिए पुलिस को एक मुश्तरका तहकीकाती टीम बनाने का हुक्म दिया है। मकतूल की वालदा भी जज साहब से बड़ी शिकवा को ना दिखाई दी है। अब जाकर पुलिस ने तस्दीक की है कि 11 जनवरी को जो मस्त शुदा लाश मिली थी वो मुस्तफ़ा आमिर की थी। अनिल हैदर साहब जो कि SSP AVCC हैं प्रोग्राम में मुझे ज्वाइन कर रहे हैं। मैं आप पर गुजार हूँ सर, सबसे पहले मुझे ये बताइए कि जो तस्दीक हुई है कि मुस्तफ़ा आमिर को कत्ल किया गया और बाद में इसकी लाश जला दी गई, ये तो पता चल गया, लेकिन क्या ये पता चल सका कि ये सब किया क्यों गया था? देखें, इसका भी मोटिव डिटरमिन नहीं हुआ। ये इनकी अभी तक इंटरोगेशन है उसमें इनके दरमियान में तल्ख कलामी हुई है और उस तल्ख कलामी के या तो नतीजे में है, बाकी इनका जो इसकी खास स्पेसिफिक मोटिव है वो अभी हम इन्वेस्टिगेट कर रहे हैं। सर, पुलिस के पास से पुलिस ने मुल्जिम के पास से असलहा भी, लैपटॉप भी, पैसे भी, कॉइन भी मिले, तो क्या मालूम हो सका है कि करता क्या था ये? हाँ, देखें, इसमें जो मौके से बरामदगी हुई थी, जो केस प्रॉपर्टी थी, उसमें लैपटॉप से बिल्कुल वो सस्पेशन थे। वो हमने उसके बारे में FIA को लिखा है कि हमें इसके बारे में तो FIA आगाह कर सकती है कि ये इन लैपटॉप्स के अंदर क्या हमारी सिर्फ वो हमने तहवील में ली है। बाकी रकम के हवाले से भी कुछ होगी तो वो लैपटॉप्स के अंदर जो कोई डाटा होगा वो भी FIA बता सकती है। वेपन अलबत्ता हमने जो है वो जो रिकवर किए थे वो हमने उसके लिए CTD को लिखा है कि CTD इनको इंक्वायर करे कि ये वेपन कैसे प्रोक्योर किए गए हैं और इन वेपन की क्या डिटेल्स है।
हमारा जो मैंडेट है किसी का वो अगवा राइट अवान के हद तक होता है, तो हम उसके पर हमने जो रिकवरी थी उसके ऊपर हमने फोकस किया। बाकी वेपन्स के लिए हमने सीटीडी को लिख दिया है, और जो लैपटॉप्स का और उनका मामला है उसके लिए हमने एफआईओ को रिक्वेस्ट की कि वो हमें इसमें हेल्प कर दें। तो हमारी वो रिकवरी की हद तक तो हमारी प्रोग्रेस उसमें हो गई है। सही सही। सर मुझे बताइएगा कि आप लोगों ने अरमगान के साथ इसके साथी शिराज को भी गिरफ्तार किया है, तो इस सारे मामले में उसका क्या किरदार है? देखिए, उसकी गिरफ्तारी के बाद ही जो है वो हमारी जो वेयर अबाउट्स जो बलोचिस्तान में गाड़ी की लोकेशन मालूम हुई, जो डेड बॉडी थी, तो ये इन्हीं के बयान के ऊपर प्रोग्रेस हुई। अनिल साहब मुझे ये भी फरमाइएगा सर, वालिदैन ने जो वालिदा ने वॉइस नोट्स वगैरह दिए थे, इससे पहले कि मैं आपसे उस बारे में पूछूं, लेकिन मैं चाह रही हूँ कि ज़रा शिराज के बारे में भी हम बात कर लें कि क्या इस शख्स ने खुद एतराफ़ किया है कि इस सारे मामले में या इस कत्ल में ये भी इन्वॉल्व रहा है? जी जी बिल्कुल, अभी तक बिल्कुल किया है। ना सिर्फ किया बल्कि हमें लेके गए संदेह के ऊपर हमारे वेयर अबाउट हमें तो सर आपने जी जी और इस चीज़ को भी ज़रा कंफर्म कर दीजिए कि ये जो खबरें आ रही हैं, जो इत्तलात आ रही हैं कि पहले इसको बुलाया और फिर कत्ल करके गाड़ी लेके गए हब पर और वहाँ पर जाकर जलाया, ये 6 जनवरी को ये कत्ल हुआ था, ये तस्दीक की है इसने, ये बताया है? बिल्कुल, ये 6 से 7 के दरमियान की जो रात है उसके दौरान में ये कह रहे हैं कि हम ये वाक़या हुआ था। और ये कत्ल कराची में ही हुआ था? ये जिंदा लेकर गए थे हब? देखिए, इसमें अभी तहकीकात जारी हैं। इन्होंने यहाँ पर टॉर्चर बिल्कुल किया है, इधर से ब्लड के सैंपल्स मिले हैं। अब इसकी तहकीकात हम मजीद कर रहे हैं कि इसमें कुछ शवाहिद है मजीद, वो हम इकट्ठे कर रहे हैं ताकि ये मालूम हो कि जो प्लेस ऑफ डेथ है वो कहाँ है। सही। अच्छा अनिल साहब, पुलिस ने अदालत से 2 बार सर जिस्मानी रिमांड के हवाले से इस्तदा की है, लेकिन दोनों बार ये इस्तदा जो है वो मुस्तरद हुई आप लोगों की। अब क्या आप लोग सोच रहे हैं इस पर? और साथ साथ ये भी बता दीजिएगा सर कि बड़ी तकलीफ दे है मुझे पूछते हुए, समझ नहीं आ रहा कि मैं किस तरह का लफ्ज़ों का चुनाव करूं, लेकिन मुस्तफ़ा को सर जिंदा जलाया गया है, जो अब तक आप लोगों की तफ्तीश में और तहकीक में पता चला है सर। देखिए, ये अभी हम नहीं कह सकते इसमें। मैं मीडिया से भी दरख्वास्त करूंगा कि इस तरह की चीज़ें अभी फ़िलहाल जब तक हम इस पे कोई ठोस बात ना कर सकें, तो क्योंकि इनके पेरेंट्स भी कंसर्न है मीडिया से, डेफिनेटली। तो जी एक पेनफुल प्रोसेस है जिसे हम भी बड़ा पेनफुली इसको आगे लेके चल रहे हैं। तो इसमें अभी पोस्ट जो है वो शवाहिद इसके हमें नहीं है। जब तक इन्वेस्टिगेशन कंप्लीट नहीं होगी, इंटरोगेशन फर्दर प्रोग्रेस नहीं करेगी, हम इस पे कुछ नहीं कह सकते। सही। सर एक तरफ कातिल है, दूसरी तरफ मकतूल है, और मकतूल के हवाले से भी कुछ इत्तलात और कुछ खबरें इस तरह की चल रही हैं मुख्तलिफ सोर्सेज से कि शायद मुस्तफ़ा के ऊपर भी कुछ क्रिमिनल चार्जेस थे, कुछ FIRs वगैरह थी। क्या वाकई ऐसा कुछ डाटा मिला है, और अगर मिला है तो क्या सर? उसके ऊपर एक FIR थी इसकी एंटी नारकोटिक फोर्स की, वीट सेलिंग के हवाले से। वो कुछ ग्राम वीट थी जो कि इस केस से बरामदगी हुई थी। वो इस केस के सिलसिले में जा रहे थे, बेल पे थे। और मुमकिन है कि ये कोई नशावर चीज़ों की ही लेन देन की वजह से ही कोई इसी के इर्द गिर्द घूम रहा होता है ये सिलसिला सर? शुबा है कुछ ऐसा? देखें, ये इनका आपस में मनशियात का लेन देन, या ये इकट्ठे बैठ के मनशियात के इस्तेमाल तो करते रहे, लेकिन इसके ऊपर जो है वो इनके लेन देन का मामला या वो इसके ऊपर झगड़े का अभी अपनी कोई इस तरह का अंदेशा नहीं है। ये कोई इसके जो इश्यूज हैं इनके मल्टीपल हो सकते हैं, कोई और स्पेसिफिक इशू है, ये अभी हम नहीं कह सकते। बिफोर टाइम होगा कि इस तरह का मामला था। सही सही। आपका बेहद शुक्रिया अनिल हैदर साहब। उम्मीद करते हैं कि अब ऐसे पुलिस तमाम डिपार्टमेंट्स के साथ एक मुश्तरका ऑपरेशन करने के बाद जिस तरह से एक्टिव हुई है, तो इस केस को अपने मंतकी अंजाम तक भी पहुंचाए, क्योंकि उससे पहले वालिदैन बेहद परेशान रहे हैं और वो आपसे भी और सिस्टम से भी बड़े शिकवा कुना नज़र आते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया आपका अनिल हैदर साहब, प्रोग्राम में आप साथ मौजूद थे। नाज़रीन, अब सियासी मामलात की तरफ बढ़ते हैं। सियासी हलचल के दौरान जो रवा हफ्ता था पाकिस्तान का, वो आला अदलिया के नाम रहा, क्योंकि वहाँ पर जो पेशरफ्त हुई वो ऑब्वियसली खबरों का मरकज़ बना रहा। वकला का एहतजाज हुआ, तहरीक इंसाफ के शुकूक व शुबहात थे, सुप्रीम कोर्ट के 2 जजेस के एतराज़ भी सामने आए, लेकिन इन तमाम के बावजूद जो जुडिशल कमीशन का इजलास था वो हो गया और उसमें सुप्रीम कोर्ट में 6 जजेस की तैनाती की मंजूरी भी दी गई।
जुडिशल कमीशन ऑफ पाकिस्तान के इजलास में इस्लामाबाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस आमिर फारूक इनको सुप्रीम कोर्ट का जज बनाने की मंजूरी दी गई और इसके साथ साथ जस्टिस मियां गुल हसन औरंगजेब को सुप्रीम कोर्ट में कायम मकाम जज लगाने की मंजूरी भी दी गई है। जस्टिस आमिर फारूक की सुप्रीम कोर्ट में तैनाती के बाद जस्टिस सरफराज डोगर इन्हें कायम मकाम चीफ जस्टिस तैनात किया गया है। इस्लामाबाद हाई कोर्ट का सुप्रीम कोर्ट में नए जजेस की आमद के बाद जो नई सीनियरिटी लिस्ट है वो भी जारी की गई है, जिसके बाद चीफ जस्टिस के बाद जस्टिस मंसूर अली शाह सीनियर तरीन जज हैं। इस तमाम पेशरफ्त के दौरान नाज़रीन वज़ीर आज़म के मुशीर राना सनाउल्लाह साहब ने अपने एक इंटरव्यू के दौरान जो है वो एक रेफरेंस का इंकशाफ कर दिया और फिर उसके बाद एक खींचातानी शुरू हुई, लेकिन उन्होंने कहा कि सुप्रीम कोर्ट के 2 सीनियर जजेस हैं, उनके खिलाफ रेफरेंस पर गौर कर रही है हुकूमत, इस पर भी जो है वो गौर करेंगे। लेकिन 2 रोज़ पहले इस पर भी हम डेफिनेटली बात करेंगे, लेकिन 2 रोज़ पहले हुआ ये कि गैर मामूली पेशरफ्त हुई। IMF का वफ्द चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जस्टिस याया अफरीदी से मिला। सुप्रीम कोर्ट से जारी एलामिया के मुताबिक IMF के वफ्द ने सुप्रीम कोर्ट में चीफ जस्टिस याया अफरीदी से मुलाकात की और इस मुलाकात के दौरान नाजरीन अदालती कारकर्दगी को बढ़ाने के लिए जारी कोशिशों का जायज़ा पेश किया गया। ये गैर मामूली इसी वजह से इस गैर रिवायती मुलाकात पर सवालात भी उठ रहे हैं और इनका जवाब देते हुए वज़ीर क़ानून आज़म नज़ीर तारड़ साहब वो कहते हैं कि IMF का वफ्द जजेस से नहीं मिला बल्कि वो चीफ जस्टिस से मिला है। अदलिया के कुछ प्रोग्राम हैं जिनके लिए बैनुल-अक़वामी इदारे फंडिंग करते हैं। इसी दौरान बानिए PTI की हिदायत पर नाजरीन अपोजिशन और लीडर और सीनियर रहनुमा उमर अयूब साहब ने एक डोजियर IMF को दिया है, जिसमें मुबैना इंतखाबी धांधली के हवाले से डोजियर को मुंसलिक किया गया है। खतूत के इस सिलसिले में गुज़िश्ता रोज़ बानिए PTI ने आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर के नाम एक और तीसरा ख़त फिर ट्विटर के ऊपर लिख दिया और इन खतूत के हवाले से सहाफ़ियों से जो आर्मी चीफ की गैर रस्मी गुफ्तगू हुई तो उसमें आर्मी चीफ ने बड़ा वाज़ेह तौर पर बड़ा 2 टोक कह दिया कि ना उनको मिला है और अगर उनको ऐसा कोई ख़त मिलेगा तो वो वज़ीर आज़म को भेज देंगे और ये सिर्फ और सिर्फ इधर उधर करने की बातें ही हैं जो ये ख़त है। तो बड़ा वाज़ेह तौर पर आर्मी चीफ की तरफ से तो क्लैरिटी के साथ इस पर जवाब आ गया था। 2 आर्मी चीफ इस तरह से इंटरेक्शन करते नहीं है, गुफ्तगू करते नहीं है, लेकिन कल उन्होंने जवाब भी दिया और जवाब में बड़ी क्लैरिटी भी बड़ी वजाहत भी दे दी। बैरिस्टर अकील मलिक साहब मुझे ज्वाइन कर रहे हैं, हुकूमत की तर्जुमान हैं, उमूर क़ानून देखते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया आपका सर। सबसे पहले तो ये बता दीजिए, राना सनाउल्लाह साहब कहते हैं कि हुकूमत गौर कर रही है 2 सीनियर जजेस के हवाले से और जो इरफान सिद्दीकी साहब हैं वो कहते हैं कि नहीं देख रहे, क्या करें। लेकिन उससे पहले मैं चाह रही हूँ कि आपकी मौजूदगी का फ़ायदा उठाते हुए शानदारा गुलजार साहिबा भी मुझे ज्वाइन करेंगे, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की सीनियर रहनुमा है। इससे पहले कि अकील साहब मैं आपकी तरफ आऊँ, शानदारा साहिबा आप ये बता दीजिए ज़रा, ये शेर अफजल मरवत साहब के साथ क्या हुआ है? उन्होंने आज कौमी असम्बली में PTI क़यादत से सवाल कर लिया, मैडम क्यों निकाला उन्हें? फाइटिंग में बहुत अच्छा सवाल उन्होंने किया, सब ने आज एंजॉय किया और देखिए हर पार्टी में हर कुछ गैर रस्मी गुफ्तगू होती है और कुछ सियासी गुफ्तगू होती है। शेर अफजल साहब बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड पर्सन है और वो पर्सन के दुश्मन बहुत होते हैं सारी दुनिया में। दूसरा, हम मरूसी पार्टी तो है नहीं कि हम किसी के सजदे करें। खान साहब ने हमें तरीका सिखाया था जब वो प्राइम मिनिस्टर थे, तो मुझसे मुश्किल सवाल पूछो, हम तो उनसे ये भी पूछते थे क्योंकि उनकी इजाजत थी सवाल पूछने की। वही ट्रेडिशन शेर अफजल कायम रख रहे हैं और मुझे लॉजिकली ये समझ नहीं आ रही। लोग तो कह रहे हैं कि सभी हिदायत है, हमने सुना है कि मंडे को कुछ और भी हिदायत आ रही है, अभी मेरे पास कोई कंफर्म इंफॉर्मेशन नहीं है, लेकिन हम काफी नाराज थे कि 3 हमारे स्ट्रेट फॉरवर्ड सवाल का किसी ने जवाब दिया शानदाना साहिबा, और क्या आप बता सकती हैं कि उन्हें क्यों निकाला? जी अगर आप मुझे बोलने दें, मैं कोशिश कर रही हूँ। जी मैं आपको ये बता रही हूँ कि हमारे 3 MNAs हैं, फराज साहब लोधरा से, बिलाल एजाज गुजरावाला से और एहसान विर्क साहब। उनके जीते हुए इलेक्शन ये क्या नाम है काजी फ्रॉड की सुप्रीम कोर्ट ने हरवा दिए। तो इट मेक्स लिटिल सेंस टू अ पर्सन लाइक मी। मैं आपको सियासी बात नहीं, मैं कॉमन सेंस की बात बता रही हूँ कि खान साहब ऐसे टाइम पे बुनियादी रुकनियत खत्म कर देंगे शेर अफजल मरवत की, तो ये सीट तो बाय डिफॉल्ट पीपल या नून को मिल जानी है। उन्होंने कोई पार्टी तो ज्वाइन करनी होगी, असेंबली में तो खाली बैठेंगे नहीं, या तो फिर कोई री इलेक्शन चाहता है इस सीट पे। अब इस री इलेक्शन से मुझे पता है नून और को तो फायदा है नहीं, या JUIF को होगा या किसी इंडिपेंडेंट को होगा। मेरा तो एंगल अगर आपसे मैं कहूँ कि एक्सप्लोर करें, वो एक्स्ट्रा PTI आप एक्सप्लोर करें कि खुदा ना खासा शेर अफजल को हटाने से PTI भी कमजोर होती है, वो खाली होती है, वो किसको देना चाह रहे हैं। आप उस एंगल को देखें, आपको आपका जवाब मिल जाएगा। जी ठीक।
अच्छा, बिल्कुल ये बात ना शानदाना कल भी आपने की थी यशवीन साहिबा के प्रोग्राम में, मैंने बिल्कुल आपकी बात भी सुनी थी। मुझे ये बताइए, शेर अफजल मरवत साहब ना बड़े नाराज भी हैं, बड़े गुस्से में भी हैं, और वो ये कह रहे हैं कि खान साहब जो है वो कानों के कच्चे हैं, लोग जाते हैं उनके पास और कान भरते हैं उनके, और अपने मतलब की चीजें निकलवा लेते हैं या अपने मतलब का फायदा हासिल कर लेते हैं। तो क्या वाकई खान साहब कानों के कच्चे हैं और किसी ने कान भरे हैं खान साहब के, मरवत साहब के खिलाफ? मैं तो खुद जी जेल नहीं गई, पिछले 5 महीने से मुझे कोई कर्नैल साहब नहीं मिलने देते खान से, 5-6 महीने इस बात को हो गए। तो मेरे पास फर्स्ट हैंड इन्फॉर्मेशन तो कोई भी नहीं है। आज गौहर साहब पूछा कि क्या हो रहा है, बल्कि गौहर साहब ने खुद ही परसों ये बात कही थी, मैं उनके पीछे खड़ी थी, उन्होंने कहा कि असेंबली के बाहर कोई खत मैंने अभी तक देखा नहीं है और ना मुझे खान ने डायरेक्ट इंस्ट्रक्शन दी है। अब खान ने किसको इंस्ट्रक्शन दी, खत किसने लिखा? मैं आपको ये बताऊं जी, इस वक्त पीटीआई उसी क़यामत से गुजर रही है जब भुट्टो साहब जेल में थे और पीपल्स पार्टी को तोड़ने की बहुत कोशिश हो रही थी। मरवत साहब हो गए, शरियार अफरीदी हो गया, अली मोहम्मद हो गया, सुल्तान शबीर कुरैशी, वो लोग हैं जो अवामी लोग हैं। ये डब्बों से या किसी जोर से आते नहीं, ये अवाम के जोर से आते हैं। तो नेचुरली अगर शेर अफजल साहब को कुछ होगा, वो पार्टी से नाराज होंगे, वो दुखी होंगे खान से, तो नुकसान तो पीटीआई का है। दूसरी बात, खान साहब की जो एक पुरानी ट्रेडिशन है, आपको याद होगी, हमारे काबीना की जितनी में मेंबर्स थे, जो बाजवा थे वो तो सारे भाग गए, या जो जनरल मुशर्रफ के थे वो तो कोई बंदा सब पीटीआई में नहीं है, सारे प्रेसर्स करके चले गए। रह गए हम न्यू कमर्स के लिए, या वो लोग कभी के अलावा कभी ही नहीं जो लॉयलिस्ट है। शानदाना साहिबा, आप जो बात कह रही हैं, आपका मौक़िफ़ आपके मुताबिक बिल्कुल दुरुस्त होगा, लेकिन यहाँ पर जो शेर अफजल मरवत साहब का मामला है या सलमान अकरम राजा साहब का मामला है, जो रिफ्ट है वो तो बड़ी वाज़ेह, बड़ी क्लियर है। सलमान अकरम राजा साहब के हवाले से बात की, उनको शो कॉज नोटिस हुआ, शो कॉज नोटिस का उन्होंने जवाब नहीं दिया, और उसके बाद जो सवाबी में जलसा हुआ वहाँ पर भी देखा कि जिस वक्त वो तकरीर कर रहे थे उस वक्त शेर अफजल मरवत साहब नारे लगवा रहे थे। तो जो पार्टी के अंदर लोगों की रिफ्ट है ये तो बड़ी वाज़ेह है, ये किसी को रिफ्ट दिलवाने की तो ज़रूरत नहीं है, तो नजर आती है सामने। I don't think so जी, and I'll tell you why। मेरे अपने पार्टी में 1000 लोगों से 1000 रिफ्ट होते हैं। मेरे तो अपने पीटीआई वाले में तो नून पीपल से लड़ाई कम होती है, अपने वालों से ज्यादा होती है, बिकॉज मुझे लगता है खान को अभी जेल से बाहर होना चाहिए था। हमारे जितने पार्टी पोजीशन होल्डर्स हैं, आप उनसे पूछे कि उनसे कितना रही बात रिफ्ट की। पीटीआई इज अ डेमोक्रेटिक पार्टी, हम किसी के सजदे नहीं करते, राम राम किसी को नहीं कहते। एक लीडर है, वो इमरान खान है, और जब तक उन्हें निकलेगा लड़ाइयां तो होंगी, रिफ्ट तो होंगी। वी नीड दैट मैन आउट। जहाँ तक शेर अफजल साहब की बात है, देखिए मैं 100 दफा ये इमरान खान की पार्टी और इमरान खान से ज्यादा कुर्बानियां किसी ने नहीं दी, लेकिन ऑन द अदर हैंड शेर अफजल मेरा भाई है, और वो ऐसे वक्त खड़ा था जब और कोई नहीं था, खास जेल में थे, हालात हमारे बहुत बुरे थे। सो आई विल ऑलवेज स्टैंड बाय। इसलिए कह रही हूँ शैतानी का कि मैं खुद इसका शिकार हूँ। मेरी कितने लोगों से करवाई गई, जब पता चला। अच्छा शानदाना साहिबा, मैं कल भी ये सोच रही थी कि ये वाला जो आपका एस्पेक्ट है ये एक डिफरेंट एंगल है, लेकिन वाकई ये एंगल मौजूद है। अब मुझे ये बताइए कि अगर शेर अफजल मरवत साहब के हवाले से फैसला हो जाता है, उनसे ये जो असेंबली की रुकनियत है या नेशनल असेंबली में मेंबर हैं वो वापस लिया जाता है, इस्तीफा देने को उनको कहा जाता है, तो फिर क्या करेंगी शानदाना गुलजार साहिबा? अगर खान साहब कह देते हैं कि उन्होंने ही निकाला है शेर अफजल मरवत को, तो आप खड़ी होंगी उनके आगे? देखिए, खान के सामने मैं नहीं खड़ी होंगी, मैं खान के साथ खड़ी हूँ, मैं शेर अफजल के साथ भी खड़ी हूँ। मेरे लिए दोनों, देखिए खान मेरा बॉस है, मेरे लिए ढाल बनने की बात कर रही हूँ। नहीं, देखिए खान साहब ऐसा बंदा है नहीं जो कभी ज्यादती करेगा, लेकिन कोई डिसएग्रीमेंट, कोई मिसअंडरस्टैंडिंग जरूर है। शेर अफजल खुद कह रहा है, आपने ही कहा कि कोई उनके खिलाफ कान भर रहा है। मैं आपको दोबारा बता रही हूँ, आप उस एंगल को देखें कि शेर अफजल भरने से, खान के कान भरने शेर अफजल के खिलाफ फायदा किसको है? नून पीपल को तो फायदा नहीं है ना, वहाँ तो एएनपी है ही नहीं, एक जो एएफ है, उसके अलावा और किसको हो सकता है? दूसरी बात, शेर अफजल साहब, अच्छा ये मुझे बताइए, किस शानदाना साहिबा आप तो खुलकर बात करती हैं, किसको मसला है, आप बताइए ना। मैं ये बता रही हूँ, मैंने उनकी मिसेस से भी उस दिन बात की, हम सब ये कहते हैं कि शेर अफजल साहब एग्जैक्टली लाइक खान साहब, जज्बाती हैं, इमोशनली जल्दी बात कर जाते हैं। खान साहब को अल्लाह 100 साल जिंदगी दे। जब हम एमएनए थे 2018 से लेके 22 तक, हमारी यही लड़ाई रहती थी खान से कि सर आप मर्दम शनास नहीं है, आप अच्छे में फर्क नहीं करते, आप हमेशा नेक नियति से सोचते हैं, लेकिन एज प्राइम मिनिस्टर, एज चेयरमैन ऑफ द पार्टी, आपको बहुत बारीक बीनी से देखना होगा, क्योंकि पाकिस्तान का सवाल है। एज आई सेड, खान पार्टी किसी ने नहीं दी। अगर खान का फैसला, स्टैंड बाय खान, एंड वी विल ऑलवेज स्पीक
और आप ब्रदर हम सिफारिश करेंगे सही। शेर अफजल की। अच्छा मुझे ये बताइए शानदाना साहिबा, कोई भी बुशरा बीबी की जो तर्जुमान है मिशाल यूसुफजई साहिबा, उन्होंने पार्टी पर बड़े संगीन इल्जामात लगाए हैं और वो ये कह रही हैं कि वक्त आने पर सब कुछ वो सामने लेकर आएंगी, किस तरह से उन्हें साजिश के जरिए कैबिनेट से हटाया गया है। तो क्या वजह है कि पार्टी के रहनुमा एक दूसरे के ऊपर इस तरह के इल्जामात लगा रहे हैं, क्यों? देखिए, मशाल बीबी बेशक खान साहब की अहलिया की स्पोक्स पर्सन है, बट वो पार्टी का हिस्सा नहीं है। उनको तो लॉन्च ही 9 मई के बाद किया गया था। अब जिसने भी किया था उनको कोई रिश्तेदार होगा पीटीआई में, उनका कोई दोस्त होगा। ऐसे बहुत बच्चे होते हैं जो लॉन्च होते हैं। शेर अफजल साहब हो गए, लतीफ खोसा साहब हो गए, गौहर साहब हो गए, बहुत सारे लोग थे जो मंजर आम पे मई के बाद आए थे। लेकिन अगर आप इतनी जल्दी फेडरल काबीना या प्रोविंशियल काबीना में आना चाहते, बहुत ग्राविटास चाहिए होता है। आप 24 घंटे नहीं करते एक्यूजेशंस। वो यंग भी है बहुत ज्यादा खुशहाल, और वो किसको क्या एक्सपोज करेंगी। खान साहब की काबीना, अगर खान साहब असद उमर की पोजीशन चेंज कर सकते थे, हमाद अजहर की कर सकते थे, ये किसी की सीटें तो नहीं है जो घरों से लेके आते हैं, तो हुकूमती पोजीशन और जो खान की मर्जी वही हो। सही सही। पीटीआई ने शानदाना साहिबा IMF को खत लिखा है, उमर अयूब साहब के मुताबिक इसमें धांधली और दीगर मामलात को उठाया गया है, तो क्या इसमें प्रोग्राम मुअत्तल करने की भी बात की गई है क्या? मैंने जी खुद देखा नहीं है खत, तो मैं आपको सिर्फ वो बता सकती हूँ जो मुझे मालूम है। अगर आपको याद है, आज से तकरीबन 1.5 साल पहले IMF सीनियर स्पोक्स पर्सन थी, उसने कहा था कि पाकिस्तान में पैसे देने का मसला यही है। इस बात को 1.5 साल हो गया है। मैं वो आपको क्लिप भेज देती हूँ कि पैसा सारा अशराफिया के मालदारों के चोरों की जेब में चला जाता है, अवाम को कुछ नहीं मिलता, बिजनेस नहीं बढ़ता इस मुल्क में, बल्कि घट गया बिजनेस। 2022 के बाद तो बेड़ा गर्क हो गया है। दूसरी बात, यहाँ पाकिस्तान का डेप्यूटी रेजरेप UNDP का, उसने ये बात कही थी कि आप कभी भी पाकिस्तान में इन्वेस्ट कोई नहीं करेगा, बिकॉज पैसा सारा पाकिस्तान के चोरों की जेबों में चला जाता है। पाकिस्तान के वो लोग जिनको कोई लेना नहीं, उनके बच्चों के फॉरेन पासपोर्ट्स, उनके घर बाहर हैं, उनके बिजनेसेस बाहर है, उनकी स्टील मिल बाहर है, पाकिस्तान में कोई रहता नहीं है। सो माजरत के साथ आई थिंक IMF को हमने उनको खत लिखा है। इट्स प्रिजम्पशन कि IMF बेवकूफ है। IMF को सब कुछ पता है, लेकिन वो हम जैसे लोगों को इस्तेमाल कर देंगे जी, अपने मुल्क से बात आई एक्शन लेंगे। ये तो हमेशा से होता रहा है। तो आप लोगों ने धांधली के हवाले से बात की है ना, इसमें तो आपने धांधली के हवाले से बात की है। फिर धांधली के हवाले से जो बात की, तो मैं आप लोग की फैफिन की रिपोर्ट देख रही थी। आप लोग जो क्लेम करते हैं वो 80-81 सीट्स पे करते हैं, लेकिन जो आपने इंतखाबी उज़ुरदारियां डाली हैं वो 31 सीटों के लिए डाली हैं। मैम, मैं आपको इतना बता दूं, पतन एक पाकिस्तानी ऑर्गेनाइजेशन है, IMF वर्ल्ड बैंक से कुछ लेना देना नहीं है। उससे तरफ पूछे सरवर बारी साहब, जो PTI को पसंद भी नहीं करते, आप उनसे पूछ लें कि किस किस्म की चोरी, किस लेवल की चोरी हुई और क्यों ये फॉर्म 45-47 नहीं खुल रहे। अगर PTI गलत कह रही है तो हमें प्रूफ करें ना, गलत खोले, किस से आप डरते हैं? हम ही हारेंगे ना, हम ही झूठे। दूसरी बात, पाकिस्तान के अलावा इस वक्त मिशाल साहिबा, हुकूमत के लोग कहते हैं कि फॉर्म 47 वाले मसाइल जो है ना, उनके साथ भी KPK में हुए हैं, उनके साथ भी कई सारी जगहों पर हुए हैं, तो अब तो वो भी ये क्लेम करने लगे हैं कि फॉर्म 45 वाले 7 वाले मसाइल हमारे साथ भी हैं। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। शानजाना गुलजार साहब के साथ मौजूद थे। एक छोटा सा ब्रेक लीजिए नाज़रीन इस मामले पर, और अदालती मामलात के हवाले से बैरिस्टर अकील मलिक साहब साथ मौजूद होंगे, उनसे बात करेंगे। साथ रहिए। प्रोग्राम में एक बार फिर आपको खुशामदीद कहती हूँ नाज़रीन। बैरिस्टर अकील मलिक साहब मुझे ज्वाइन करें, बहुत बहुत शुक्रिया आपका मलिक साहब। सबसे पहले ये फरमाइए कि हुकूमत सुप्रीम कोर्ट के 2 सीनियर जज के हवाले से रेफरेंस लाने का सोच रही है या नहीं सोच रही है? जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। किरण साहब बहुत बहुत शुक्रिया। पहली बात है कि हुकूमत कोई इरादा नहीं रखती फ़िलवक़्त किसी भी इस तरह के मामले पे, और ये एक आईनी इक़दाम है और बिल्कुल प्राइवेट सिटीजन्स भी फ़ाइल कर सकते हैं, दीगर भी सुप्रीम जुडिशल काउंसिल अपने ते भी प्रोसीडिंग्स उनके पास अगर कोई दरख्वास्त आती है तो उस हवाले से शुरू कर सकते हैं। हुकूमत का कोई इरादा नहीं है इस हवाले से मखसूस इन जजेस के हवाले से या इवन अदरवाइज। ये बिल्कुल बात जो है राना साहब ने की है, लेकिन उनका इशारा इस तरफ नहीं था कि मखसूस इन्हीं 2 जजेस के ख़िलाफ़ जो है कोई रेफरेंस लाया जा रहा है हुकूमत की तरफ से। हमारे मिनिस्ट्री ऑफ लॉ में या इवन अदरवाइज हुकूमत के एंड पे फ़िलवक़्त ऐसी कोई बात नहीं है। लेकिन एक बात ज़रूर है कि जो जजेस का कोड ऑफ कॉन्डक्ट है उसको अगर मलूज़े ख़ातिर रखें
और उसको देखें तो बिल्कुल ज़रूर, और वो अक्रॉस द बोर्ड कोई भी जुडिशल ऑफिसर है तो उसके खिलाफ वो उस कोड ऑफ कॉन्डक्ट के तहत जो है, अगर वो मिस कॉन्डक्ट की एलिगेशन अगर उन पे हैं तो बिल्कुल प्रोसीडिंग्स सर जजेस के खुतूत मीडिया पर आ जाना बैरिस्टर साहब, ये मिसकंडक्ट के जुमरे में आता है। और सर आप ये समझते हैं कि जजेस खुद अपने खुतूत खुद लीक करते हैं? देखिए, ये एक बड़ी अलार्मिंग सिचुएशन है कि मीडिया को ख़त पहले मिल जाता है, और बिल्कुल राना साहब ने ठीक कहा, इसमें कोई दो राय नहीं है कि मीडिया को पहले मिल जाता है और जिसको एड्रेस होता है ख़त उसको बाद में मिलता है। जजेस की बात करें या दीगर खतूत की अगर बात भी कर लें तो मीडिया पे पहले आ जाते हैं, और जिनको वो ख़त पहुंचना चाहिए उनको मौसूल नहीं होता, या मौसूल होता है तो बहुत बाद में जाके मौसूल होता है। तो ये तमाम तरह ऐसी चीज़ें हैं। मैं समझता हूँ कि ख़तों को पब्लिक करना इट्सेल्फ जो है वो एक कोई किसी मिसकॉन्डक्ट के ज़ुमरे में उस तरह तो नहीं आता, क्योंकि ख़त तो इन एनी केस जो एड्रेसी है उसको मिल भी जाए तो फिर मीडिया पे आता है, लेकिन ये कोई प्रैक्टिस अच्छी नहीं है। अगर आम मामलात में देखा जाए, और वाक़तन राना साहब ने ठीक बात की कि कमरों की दीवारें भी जुड़ी हैं, बिल्डिंग भी एक ही है, फिर भी ख़तो किताबत, और उसमें कोई ऐसी बात नहीं है। बिल्कुल ख़तो किताबत अगर वो करना चाहते हैं, रिकॉर्ड पे लेके आना चाहते हैं चीज़ें, तो बिल्कुल लेके आए। वैसे तो जजेस अपने फ़ैसलों से जाने जाते हैं और उनकी पहचान भी अपने फ़ैसलों से होती है और जुडिशल प्रेसिडेंट से होती है, ना कि ख़तो किताबत से। लेकिन एडमिनिस्ट्रेटिवली अगर कोई ऐसा मामला है जिसको वो चाहते हैं कि जिसके ऊपर एड्रेस होना चाहिए जिस इशू को, तो वो अपने चीफ जस्टिस को लिख सकते हैं एज हेड ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन, या रजिस्ट्रार को लिख सकते हैं एज जो इंस्टीट्यूट को तमाम तर मामलात को वो देख रहे होते हैं एडमिनिस्ट्रेटिवली एंड अदरवाइज। तो कम अज़ कम ये ख़तो किताबत की जगह मैं समझता हूँ मीडिया पे लाने से बेहतर है कि जिनको एड्रेस हो उन्हीं तक ही पहुंचे। उसके बाद अगर मीडिया में आता है तो फिर बिल्कुल पीटीआई के रहनुमा बैरिस्टर अली जफर साहब वो इल्ज़ाम लगा रहे हैं, वो ये कह रहे हैं कि जो हाई कोर्ट के जजेस की सीनियरिटी का मामला है, इस मसले से सियासत की बू आ रही है और इसका ताल्लुक इमरान खान और बुशरा बीबी की अपीलों से हुआ है। अभी सीनियरिटी का मामला डिसाइडेड नहीं है। सीनियरिटी का जो इशू है, एक तो रिप्रेजेंटेशन 5 जजेस की तरफ से आई इस्लामाबाद हाई कोर्ट के द देन चीफ जस्टिस आमिर फारूक साहब, क्योंकि अब उनकी एलिवेशन होगी है, वो सुप्रीम कोर्ट के जज हैं। तो एक्टिंग जज जो है वो सरफराज डोगर साहब हैं। ऑन द बेसिस ऑफ जो आर्टिकल 200 है उसकी बेसिस पे जो सीनियरिटी है, बिकॉज जो भी जज ट्रांसफ़र होके आता है वो अपनी सीनियरिटी साथ ही लेके आता है और उसकी सीनियरिटी को कट डाउन नहीं किया जा सकता, वो दोबारा ज़ीरो से स्टार्ट नहीं ले सकता। एंड वाइस वर्सा ऑन द अदर वे अराउंड, अगर आप दूसरी तरफ देखें कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जज अगर कोई कंसेंट देते हैं किसी सूबे की अदालत में जाने के लिए या सूबे की हाई कोर्ट में जाने के लिए, तो फिर वो भी सिफर से स्टार्ट नहीं करेंगे, उनकी भी सीनियरिटी वहीं पे फिट होगी। सर हुकूमती कमेटी के जो अराकीन हैं वो सर चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट के लिए नाम किसका सजेस्ट करेंगे? एक तो पहले सीनियरिटी का मामला तय हो जाए, फिर उसके बाद मैं समझता हूँ कि अगर चीफ जस्टिस साहब डिसाइड करते हैं कि ये अदरवाइज होना चाहिए था और फिलवकत एक्टिंग जो चार्ज है जिनके पास नहीं होना चाहिए, तो फिर डेफिनेटली ओथ होगा। एंड आई थिंक एक्टिंग के साथ फिर एक अगर इन्हीं का ही डिसाइड होता है जो चीफ जस्टिस साहब डिसाइड करेंगे, तो फिर फॉर्मली जो है इनकी नोटिफिकेशन भी होगी। बट देन अगेन आई डोंट थिंक कि उस हवाले से ओथ हो, उसी को ही कंफर्म यकीन साहब ये इस बात का भी जवाब दे देना सर। ये जो बैरिस्टर अली जफर साहब इल्ज़ाम लगा रहे हैं वो ये कह रहे हैं कि सीनियरिटी वाले मामले से सियासत की बू आ रही है और इसका डायरेक्ट ताल्लुक जो है वो इमरान खान और बुशरा बीबी साहिबा की अपीलों से है सर। देखिए, नहीं, आई आउटराइटली रिफ्यूट ऑल ऑफ दीज एलिगेशंस, और उसकी वजह ये है साहिबा के यहाँ पे ये इल्ज़ाम तो लगाना बड़ा आसान है, लेकिन जो हमारी फेडरेशन है और ये एक फेडरल कोर्ट है, उसमें तमाम तर सूबों की इक्वल रिप्रेजेंटेशन और नुमाइंदगी होनी चाहिए। और बिल्कुल पंजाब से एक जज साहब गए थे और पंजाब से आए। इससे पहले भी मैं जिक्र कर चुका हूँ कि 2-3 और जजेस को भी कंसिडर किया गया था, उनसे भी कंसेंट मांगा गया था, लेकिन उन्होंने कंसेंट नहीं दिया, क्योंकि आर्टिकल 200 में वाज़े तौर पर दर्ज है कि जज का कंसेंट होना लाजिम मलजूम है। और इस 18वीं तरमीम से पहले कंसेंट के हवाले से ये था कि अगर कोई जज कंसेंट नहीं देता तो फिर वो सर्विस से रिटायर समझा जाएगा। तो कम से कम जजेस की इंडिपेंडेंस को इंश्योर किया गया है, उनके एक इंडिपेंडेंट माइंडसेट को इंश्योर किया गया है, इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी को इंश्योर किया गया है। और ये नहीं है कि ये जज साहब आके कोई हुकूमत के हक में कोई फैसले देंगे। हमने तो कहा है कि जजेस वो हों जो आइन के साथ खड़े होने वाले और कानून के साथ खड़े होने वाले जजेस हों, ना कि किसी सियासी जमात की पुष्टपनाही करें
या किसी पर्टिकुलर नैरेटिव को साथ लेके चलें। और ये बड़ी एक अच्छी चॉइस है। ओवरऑल अगर देखें इन द स्कीम ऑफ थिंग्स के तीनों जज साहिबान जो आए हैं ट्रांसफ़र होके, वो अपने अपने सूबों की नुमाइंदगी करते हैं और विद द वेल्थ ऑफ एक्सपीरियंस वो साथ आ रहे हैं। जो अपना एक एक्सपीरियंस है उनका और जो एक वेदर उनके सूबे के हवाले से या उनके केसेस के डिस्पोजल के हवाले से या उनकी रिप्रेजेंटेशन के हवाले से, तो तमाम तर चीज़ें आ रही हैं। तो ये इल्ज़ाम गलत है कि इसमें कोई सियासी मकसद है। इसमें कतन कोई सियासी मकसद भी नहीं है और न ही सियासी हवाले से इस फैसले को सियासी लेंस से या उस नज़र से देखा गया है। ये प्योरली एक मेरिटोरियस अपॉइंटमेंट्स हैं जो इस्तकाक है सदर पाकिस्तान को, और सदर पाकिस्तान ने ये अपॉइंटमेंट्स किए इन कंसल्टेशन विद रेलेवेंट जो उनके अप्रोप्रिएट चीफ जस्टिस थे और चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान, और उनकी कंसेंट भी शामिल 3 जजेस की जो सर इस्लामाबाद के एक जज जस्टिस मियां गुल हसन वो भी तो सुप्रीम कोर्ट में आए ना, तो अगर वो यहाँ मुस्तकिल नहीं होते तो क्या उन्हें वापस फिर इस्लामाबाद हाई कोर्ट भेज दिया जाएगा? देखें बिल्कुल ये इसी तरह ही है कि आइन में तो ये प्रोवाइडेड है, आई थिंक 188 है या 181 गालबन आर्टिकल है, और उसमें यह है कि एक जज जो हाई कोर्ट का जज हो और सुप्रीम कोर्ट में अगर ज़रूरत हो तो बिल्कुल आप उनको एड हॉक, नॉट एड हॉक बेसिस बट लेकिन जो टेम्प्रेरी एज एडिशनल जज है उसमें लेके जा सकते हैं। और जो नए जजेस आते हैं जिनकी एलिवेशंस होती हैं कॉन्फर्मेशन से पहले, वो एडिशनल जजेस ही होते हैं और ये फिर दोबारा हाई कोर्ट आ जाएंगे, क्योंकि ये एडिशनली ओवर एंड अबव बीइंग अ हाई कोर्ट जज इनको एज एडिशनल जज ऑफ द सुप्रीम कोर्ट जो है वो लाया गया है। और क्योंकि उनके टैक्स के जो कवानीन हैं उसमें बड़ी महारत वो रखते हैं, उनका एक डिस्पोजल है, रिप्रेजेंटेशन है, तमाम तर इस हवाले से भी तो इस हवाले से उनको लाया गया है। और मुत्तफ़िक़ा तौर पे JCP में जब ये कंसिडर हुई तमाम तर चीज़ें तो उन्होंने एग्री किया और फिर उनकी नॉमिनेशन को एज एडिशनल जज ऑफ सुप्रीम कोर्ट जो है वो उन्होंने गो थ्रू हुए उससे और उसको कंफर्म किया। लेकिन ये कॉन्फर्मेशन होगी सुप्रीम कोर्ट में, जब कॉन्फर्मेशन का टाइम आएगा तो कॉन्फर्मेशन के हवाले से उनकी प्रोग्रेस और उनकी डिस्पोजल के और एक्सपर्टीज़ के हवाले से देखा जाएगा। लेकिन अगर वो नहीं होते तो फिर वो वापस वकील साहब जरा इस जगह सर सेनेट में PTI का शिकवा है कि चेयरमैन सेनेट ने सेनेटर एजाज चौधरी के प्रोटेक्शन ऑर्डर जारी किए, लेकिन उनको लाया नहीं गया। इसकी वजह से फिर चेयरमैन साहब भी नाराज हैं, वो भी नहीं आ रहे हैं अपनी सीट पर। तो सर बताएंगे आप कौन अमल दरामद नहीं होने दे रहा है रूलिंग पर? देखें ये मैं क्योंकि नेशनल असम्बली का मेंबर हूँ किरण साहिबा, और मैं ये आपको ज़रूर कह सकता हूँ कि स्पीकर नेशनल असम्बली ने एज कस्टोडियन ऑफ द हाउस उन्होंने वाज़े तौर पे जब हाजी इम्तियाज़ साहब का केस था और उनके प्रोडक्शन ऑर्डर जारी होने थे तो बिल्कुल हमने किए और वहाँ पे उसकी इम्प्लीमेंटेशन को भी इंश्योर करवाया। अब ये सेनेट का मामला है और सेनेट में प्रोडक्शन ऑर्डर तो जारी हो चुके हैं, लेकिन एक बात ये बिल्कुल ज़रूर है कि सेनेट अपने ऑर्डर पे क्यों नहीं, या चेयरमैन सेनेट अपने ऑर्डर पे क्यों नहीं इम्प्लीमेंट करवा सक रहे, ये देखने वाली बात है। सिक्योरिटी वजूहात तो हो सकती हैं, लेकिन मैं ये ज़रूर कहूँगा कि उसकी फिर इन राइटिंग एक्सप्लेनेशन चेयरमैन सेनेट को देनी चाहिए। एज मेंबर्स ऑफ बोथ द सेनेट एंड नेशनल असम्बली, वो किसी भी पार्टी से हों, अबव एनी पार्टी लाइंस, मैं तो इस बात का कायल हूँ कि जब सेशन हो और हाउस इन सेशन हो तो डेफिनेटली उनको प्रोड्यूस होना चाहिए कम वक्त में। अगर सिक्योरिटी के हवाले से भी है तो कम से कम ये चीज़ वाज़े तौर पे सामने आनी चाहिए। और ये चेयरमैन सेनेट की जो ऑर्डर्स हैं, जो प्रोडक्शन ऑर्डर उन्होंने जारी किए, उनको अपने ऑर्डर्स को इम्प्लीमेंटेशन अकील साहब एक और सर IMF का वफ्द जो कि चीफ जस्टिस से मिलता है, फिर सुप्रीम कोर्ट की तरफ से एलामिया आता है, उसके मुताबिक अदालती कारकर्दगी को बढ़ाने के लिए जारी जो कोशिशें हैं उसका जायजा पेश किया गया है। लेकिन माहिरीन की ये राय है सर कि गवर्नर से मुताल्लिक इस तरह के किसी भी मामले का मैंडेट तो है ही नहीं IMF के पास, तो वो कैसे मुलाकातें कर सकता है? क्या सर हम कह सकते हैं इस मुलाकात का किसी भी तौर पर कोई भी ताल्लुक पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने जो IMF को खत लिखा है उससे निकलता है सर? नहीं, देखिए मैं नहीं समझता कि उससे कोई ताल्लुक है। हाँ, हातुल इम्कान कोशिश तो उनकी किरण साहिबा ये ज़रूर थी कि वो किसी न किसी तरह जो पाकिस्तान को ये प्रोग्राम मिल रहा था उस वक़्त, इन्होंने खतूत भी लिखे, इन्होंने IMF के बाहर एहतजाज भी किया और हातुल इम्कान कोशिश की कि पाकिस्तान को और पाकिस्तानी कौम को नुकसान पहुँचे। लेकिन वो इनका एहतजाज या जो ख़त लिखना था वो किसी जगह तो नहीं काम आ सका।
लेकिन मैं ये ज़रूर कहूँगा कि IMF का वफ्द टेक्निकल वफ्द है और ये बिल्कुल 18-19 और डिपार्टमेंट्स में जाके इन्होंने मिलना था, जो गवर्नमेंट के डिपार्टमेंट्स हैं, रेलेवेंट मिनिस्ट्रीज हैं, बिकॉज ऑब्वियसली गवर्नेंस, करप्शन और रूल ऑफ लॉ के हवाले से ओवरऑल एक चीफ किसी केस पर तफसील से बात नहीं की अकील साहब, लेकिन क्या सर IMF ने किसी लीडर के हवाले से, किसी लीडर केस पर कोई बात की है? देखें, आई एम श्योर कि वेरियस केसेस के ऊपर बात करने की कोशिश की हुई होगी, लेकिन मैं नहीं समझता कि किसी स्पेसिफिक केस को ओवरऑल, आई थिंक, क्योंकि आप देखें कि मुख्तलिफ केसेस चल रहे हैं, मिलिट्री ट्रायल्स के हवाले से भी चल रहा है या मिलिट्री कोर्ट्स के हवाले से चल रहा है, 26वीं आईनी तरमीम हुई, उसके ऊपर तो आई डोंट थिंक कि कोई बात हुई होगी, लेकिन जनरल ओवरऑल जो रूल ऑफ लॉ के या गवर्नेंस के इश्यूज हैं उनके ऊपर बात हुई होगी। या ये PTI वाले बढ़ा चढ़ा के बता दें और कहें कि किसी मखसूस केस के बारे में या सियासी शख्सियत के ऊपर बात की गई है, तो ऐसा नहीं है। ना बात की गई है, ना बात करने की ज़रूरत थी और ना ये इजाज़त थी कि आप किसी स्पेसिफिक केस के ऊपर बात करें, बिकॉज ऑब्वियसली इंटरनल मैटर्स हैं। और किरण साहिबा, मैं नहीं समझता कि किसी मखसूस केस के ऊपर या किसी मखसूस शख्सियत के ऊपर बात की गई होगी। जाहिर बात है कि सर अमरीकी रुकन कांग्रेस हैं और रिपब्लिकन रहनुमा हैं, जिन्होंने भी पिछले दिनों कुछ खतूत भी लिखे इमरान खान की रिहाई के हवाले से भी वो मुतालबा कर रहे थे, ट्वीट्स भी कर रहे थे। फिर अब वो कह रहे हैं कि जो उनके खिलाफ जो हुकूमती जिम्मेदार हैं उनके खिलाफ एक्ट तैयार कर रहे हैं। सर अब विल्सन जो है वो ऐवान नुमाइंदगान की खारजा उमूर और आर्म सर्विसेज कमेटियों के रुकन और रिपब्लिकन पॉलिसी कमेटी के सरबराह भी हैं, तो उनकी इस बात को और इस पेशरफ्त को हुकूमत किस तरह से देख रही है? एक तो स्टेट डिपार्टमेंट के साथ हमारी कांस्टेंट दफ्तर खारजा की एंगेजमेंट रहती है और कोई ऐसी बात नहीं है। वो बिल्कुल आपको याद होगा, इससे पहले भी कई दफ़ा ऐसी अटैम्प्ट्स हो चुकी हैं, खा वो रेजोल्यूशन के हवाले से हो और अदरवाइज हो। अब लॉबिंग तो वहाँ पे लीगल है और इस लॉबिंग के हवाले से किरण साहिबा वहाँ पे हर माह के 2 से 3 मिलियन डॉलर जो हैं वो दिए जाते हैं मुख्तलिफ अरकान पार्लियामेंट को, जो कांग्रेस से हों, हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव्स के जो मेंबर्स हैं उनमें जो उनकी लाइक माइंडेड लोग हैं या जो जिनको ये अप्रोच करते हैं और फिर उनको पैसे भी देते हैं, तो ये तो वाज़ेह तौर पे वहाँ पे डिक्लेयर्ड होती हैं चीज़ें। यहाँ पे अब वो एक्ट तैयार कर रहे हैं, तो बिल्कुल एक्ट उनको पास करवाना भी होगा। वो एक्ट कब पेश करेंगे, कब तक हो जाएगा, इसकी कोई तफसीलात सामने नहीं आई, लेकिन आई डोंट थिंक इट्स एनीथिंग अलार्मिंग फॉर पाकिस्तान। बिल्कुल उनका एक अपने उस हवाले से है, वो बिल्कुल पास करें, अगर पास करना चाहते हैं। पाकिस्तान पे उसका कोई असर नहीं होगा। पाकिस्तान एक खुद मुख्तार मुल्क है, यू नो, सॉवरेन कंट्री, और हमें किसी किस्म का प्रेशर नहीं है कहीं से। तो ये 2-4 कांग्रेसमैन जो इनकी जेब में है हर वक्त थ्रू लॉबिंग एंड फंडिंग, तो बिल्कुल वो उनको गाए बगाए वक्तन फ़वक्तन जो है इस्तेमाल करते रहते हैं। सर तहरीके इलेक्शन में धांधली का इल्ज़ाम और उससे पर ये नीचे इलेक्शन कमीशन की तरफ से जवाब भी आ गया और इलेक्शन कमीशन ने जो जवाब दिया, कहा कि तहरीके इंसाफ के दौर में तमाम इदारे एक पेज पर और एक दूसरे के सहूलतकार थे। ये जवाब भी उन्होंने पोस्ट कर दिया ना, तो आप बतौर हुकूमती तर्जुमान कैसे देखते हैं इस जवाब को सर? क्योंकि अगर ये दुरुस्त है तो एक इदारे का दूसरे इदारे पर इल्ज़ाम हो गया। ये तो देखिए, इलेक्शन कमीशन का अपना एक कोड ऑफ कॉन्डक्ट है और इस हवाले से देखना चाहिए कि उनकी सोशल मीडिया टीम ने अगर जवाब दिया है तो वो फिर क्या सेक्रेटरी साहब से अप्रूव था या चीफ इलेक्शन कमिश्नर साहब से या जो मेंबरान है इलेक्शन कमीशन, क्या उन्होंने अप्रूव किया ये जवाब देना, या उनकी जो डिजिटल मीडिया टीम है या सोशल मीडिया जो उनका है या पब्लिक रिलेशंस का जो उनका डिपार्टमेंट है, क्या उसने अप्रूव किया है कि नहीं किया। तो इल्ज़ाम नहीं लगाना चाहिए, इल्ज़ाम दर इल्ज़ाम नहीं होना चाहिए। मैं समझता हूँ कि अगर कोई वाक़तन सबूत हैं या कोई ऐसी चीज़ है तो वो बिल्कुल मंजर आम पे लानी चाहिए। बिल्कुल ठीक है। अच्छा सर, मुझे ये भी बताइए कि हुकूमत माशी तरक्की के और मईशत में बेहतरी के बड़े दावे कर रही है और हम जैसे लोग जो हैं वो दुआ कर रहे हैं कि अल्लाह करेगा दावे दुरुस्त साबित हो, लेकिन एमनेस्टी इंटरनेशनल की जो रिपोर्ट सामने आती है उसमें तो पता चलता है कि सर पाकिस्तान में करप्शन जो है वो बढ़ गई है। इस वजह से फिर हमारी इंडेक्स में 3 दर्जे तनज़्ज़ुली हुई, हम 27वें नंबर पर आ गए। देखें किरण साहिबा के 2 दर्जे बिल्कुल मैंने देखा है, जो रिसेंट CPI की रेटिंग्स आई हैं, मैंने बिल्कुल उसका इंडेक्स में देखा है, लेकिन उसमें ये भी बात है कि अब यहाँ पे
कंट्री एज अ होल आपने देखना है। और वो एक तो इन्फॉर्मेशन उन्होंने कहाँ से उठाई है, क्योंकि यहाँ लोकल ऑफिस से वो ट्रांसपेरेंसी के तो लेते नहीं है। ये यहाँ पे देखने वाली बात यह है कि एक सूबे ने अगर आपके 2 नंबर गिरा दिए हैं या 3 नंबर गिरा दिए हैं, आपको 3 दर्जे तनज़्ज़ुली पे ले आया है, और वो सूबा ज़बान ज़द-ए-आम है, सबको पता है कि केपी में किस तरह करप्शन के अंबार लगे हुए हैं, करप्शन का बाजार गर्म है। बिल्कुल ये उस हवाले से भी देखना है, क्योंकि पाकिस्तान एज अ होल उसकी रेटिंग है, ये कोई खाली पंजाब की या सिंध की या बलूचिस्तान की या दीगर एरियाज़ की रेटिंग नहीं है, ये पाकिस्तान की रेटिंग है जिसमें सूबा केपी भी आता है। तो अगर वहाँ से कोई फ़र्क लग रहा है और उस वजह से तनज़्ज़ुली हुई है तो ये बिल्कुल अच्छा, कि ये एक से वहाँ पर, क्योंकि करप्शन आपको लगता है वहाँ पर ज़्यादा हो रही है, तो इस वजह से ये 2-3 नंबर जो है वो पाकिस्तान नीचे आ गया। बहरहाल हम तो दुआ गो हैं कि ये बेहतरी आए, हर तरह से मामलात में बेहतरी आए, और इसी बेहतरी के मामलात को लेकर आगे बढ़ते हैं। बैरिस्टर अकील साहब, आपका बेहद शुक्रिया। नाज़रीन, ज़रई शोबे की तरक्की के लिए आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर ने वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज समेत दीगर हुकूमती शख्सियात के साथ SIFC का दौरा किया, और इस मौके पर स्मार्ट रिफॉर्म, ग्रीन एग्री मॉल्स और एग्री रिसर्च सहूलत सेंटर का इफ्तिताह किया है। ये सेंटर्स क्या हैं, कैसे काम करेंगे और कैसे ये पाकिस्तान की किस्मत को बदल सकते हैं, इन सवालों का जवाब डेफिनेटली जानते हैं आज ही के प्रोग्राम में। खाकान नजीब साहब मुझे ज्वाइन कर रहे हैं, आपकी बेहद शुक्रगुजार हूँ। खाकान साहब, ये बताइएगा, जिन सेंटर्स का इफ्तिताह किया गया है, कैसे काम होगा यहाँ पर, और मुतवक्की तब्दीलियाँ क्या हैं, खुशखबरियाँ दीजिए। किरण साहब, पहली तो बात यह है कि हमारा जो एग्रीकल्चर है वो अगले 2 से 3 साल में अगर अपनी जो पैदावारी सलाहियत है उसको बेहतर कर ले, तो ना सिर्फ हम अपनी फूड सिक्योरिटी बल्कि मिडल ईस्ट के लिए भी एक्सपोर्ट कर सकते हैं, और अपना जो एक्सपोर्ट इंपोर्ट का गैप है उसको पूरा करने में भी ये मददगार साबित हो सकता है। और दूसरी इम्पॉर्टेंट बात यह है कि इसकी ज़रूरत इसलिए है कि आपकी जो पैदावारी सलाहियत है पर एकड़ में, वो कहीं पे 1/2 है, कहीं पे 1/3 है कंपेयर टू द वर्ल्ड्स बेस्ट, तो बेहतरी की बहुत गुंजाइश है। अब व्हाट इज़ ग्रीन पाकिस्तान ट्राइंग टू डू, देखें इसमें करने की ये कोशिश हो रही है कि जो एग्रीकल्चर है उसको मॉडर्नाइज विद प्रिसिजन एग्रीकल्चर, विद ऑप्टिमाइज्ड फर्टिलाइजर मैनेजमेंट एंड बेटर क्रॉप मैनेजमेंट एंड जिसे कहते हैं वाटर मैनेजमेंट, ये की जाए। एक फॉर एग्जांपल इसका इनिशिएटिव है कि लैंड एंड मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम जो है, जिसको लिम्स कहते हैं, ये उससे जो 1 लाख स्मॉल फार्म होल्डर्स है उनको इस वक्त ये कनेक्ट करके कि बेटर सॉइल कैसे हो सकती है, पाकिस्तान के वेदर के पैटर्न्स क्या चल रहे हैं, वाटर यूटिलाइजेशन, अब ये सारा किस चीज़ के लिए है, उस पैदावारी सलाहियत को बेहतर करने के लिए। अगर पुरानी ज़मीन है तो अब वो ये दावा कर रहे हैं, सो वी हैव नो रीज़न टू डाउट इट, कि 70,000 एकड़ जो बैरन लैंड है उसको यूटिलाइजेशन में वापस ले आया गया है। अब दैट्स अ बिग एरिया, सो आई रियली होप कि ये अच्छी बात है। नई नौकरियां इससे क्रिएट होंगी। ऑब्वियसली पाकिस्तान का 37 से 40% लेबर फोर्स आज भी एग्रीकल्चर में है। पैदावारी सलाहियत बढ़ेगी तो उनकी इनकम्स बढ़ेंगी और जो इन्फ्लेशन का सामना है उससे बेहतरी होगी। और जो सबसे इम्पॉर्टेंट बात है जो मैं कहता हूँ, 11 अरब डॉलर की पाकिस्तान इंपोर्ट करता है फूड एंड एग्रीकल्चर, पाकिस्तान 7 अरब डॉलर की एक्सपोर्ट करता है फूड एंड एग्रीकल्चर। किरण साहब, अगर ये 4 अरब डॉलर का आप गैप निकाल देंगी तो आपका जो करंट अकाउंट जिसको बैरूनी खसारा कहते हैं वो ही तकरीबन संभलना शुरू हो जाएगा। और अच्छी बात यह है कि ये अगर 3 से 4 साल में ये काम किया जाए तो एक लाइकलीहुड है कि ये किया जा सकता है। अब कॉर्पोरेट फार्मिंग इज़ द लास्ट थिंग दैट वन शुड टॉक अबाउट, जिसका मतलब है कि इस वक्त वो टारगेट कर रहे हैं कि जी हम 2.5 लाख एकड़ ऑफ लैंड जो है वो मॉडल कॉर्पोरेट फार्म्स में ले जाएंगे। सो वन रियली होप्स कि वो जो फार्म्स होंगे वो ना सिर्फ फॉर्मल सेक्टर में होंगे तो उनको पैसे भी ज़्यादा मिलेंगे। एक प्रॉब्लम एग्रीकल्चर की ये है। एक चीज़ जिसका मैं कहता हूँ जो वो नहीं बता रहे एंड हम आपके प्रोग्राम से उनसे रिक्वेस्ट करते हैं, वो क्या है, देखिए फार्म टू मार्केट जो कनेक्टिविटी है उसका भी हल करना पड़ेगा। कैन यू बिलीव किरण के 10 से 33% प्रोड्यूस फ्रॉम द फार्म टू योर मार्केट
गेट्स स्पॉइल्ड। 10 से 33%। अगर आप इसमें से 10% भी बचाना शुरू कर दें तो आप देखें कितनी बेहतरी आ सकती है। सो आई थिंक दैट इज समथिंग लैकिंग। एक और भी बड़ी अहम चीज जो मैं इसमें देख रही थी खाकान साहब, जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो मुझे नजर आ रही थी कि आर्मी चीफ इस पर खुद तवज्जो दे रहे हैं, तो ये इन्वेस्टर्स के लिए कितना ज्यादा, कॉन्फिडेंस के लिए, उनके बूस्ट के लिए कितना ज्यादा इंपॉर्टेंट होगा कि वो ये सोच रहे होंगे कि एक तो किसी भी तरीके की मुश्किलात का सामना नहीं करना पड़ेगा, फिर सबसे इंपॉर्टेंट होता है कि मुस्तकबिल पर सवालिया निशान, तो ये भी नहीं होगा फिर इस वजह से। ये देखें ना, ये तो बात जरूर है कि एस्टैब्लिशमेंट जिस चीज को पुश करना चाहती है पाकिस्तान में, इट गेट्स पुश्ड। एग्रीकल्चर को तो पुश करना ही पड़ेगा, इसमें कोई दो आरा नहीं है। हमने पाकिस्तान एग्रीकल्चर रिसर्च काउंसिल बनाई, एग्री यूनिवर्सिटीज बनाई, पर जो हाल है पैदावारी सलाहियत का वो मैंने आपके सामने रखा है। मैं आपको एक फिगर दूं, आप हैरान हो जाएंगी। पाकिस्तान को इस साल 12 मिलियन बेल्स कॉटन की जरूरत है। 12 मिलियन बेल्स। पाकिस्तान 5.5 मिलियन बेल्स अपनी बनाएगा, $2 अरब की इंपोर्ट करेगा कॉटन, ताकि आपकी टेक्सटाइल मिल्स चल सके। ये तो नहीं चल सकता ना कि मुल्क इस तरह चले। इट्स गुड कि एस्टैब्लिशमेंट, प्रोविंसेस, पंजाब, सिंध, केपी, बलूचिस्तान सब इस काम में आए, और ये डिवॉल्व्ड काम है, ये सेंटर के करने का नहीं है। ये याद रखिए, मैं हमेशा कहता हूँ 5 हुकूमतें काम करती हैं तो फेडरल गवर्नमेंट पे सारा बोझ नहीं डालना चाहिए। रियली लेट्स कीप टॉकिंग अबाउट दिस। एंड दूसरी बात इंपॉर्टेंट ये है कि दुनिया ने जब ये तरक्की की है, ठीक, आज इसका इफ्तिताह हो गया है और आगे हम इसके लिए अच्छी उम्मीद भी रखते हैं। और जैसा कि आर्मी चीफ ने कल बात करते हुए कहा था कि पाकिस्तान तरक्की कर रहा है, पाकिस्तान तरक्की करेगा, तो उसके लिए एफर्ट्स भी की जा रही हैं जो नज़र आ रही हैं। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। खाकान नजीम के साथ मौजूद है। इंशाल्लाह नाज़रीन से मुलाकात होगी कल। अपना और अपने मुल्क का खास ख्याल रखिए। फ़लस्तीन को अपनी दुआओं में याद रखिए। अल्लाह निगहबान।